नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज था आपका 1 जुलाई और 1 जुलाई को आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल का 3 शिफ्टों में एग्जाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो 3 शिफ्टों में दोस्तों आपका प्रत्येक शिफ्ट में 25 जीके जीएस के प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो 25 25 25 यानी कि टोटल आपका 75 प्रश्न जीके जीएस के आज 1 जुलाई के पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों आपका 2 जुलाई को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है क्योंकि आज आपका है संडे, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है आपका 3 जुलाई से आपका फिर से होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 1 जुलाई सभी शिफ्ट में पूछे गए 75 जीके जीएस के प्रश्न, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है। पीडीएफ इसका दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, चले जाइए, वहाँ पर भेज दिया गया है वीडियो से पहले ही, तो आप लोग जाकर वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वो पूछा गया है कि दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका आईआईटी कानपुर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि युविका कहाँ लॉन्च किया गया है। तो युविका का जो फुल फॉर्म होता है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम होता है, ठीक है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है यह आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जो कि अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में उभरते रुझानों में युवा छात्रों, ठीक है, को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या दिया गया था आप लोग बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम दे करा रहे हैं। बाकी युविका प्रोग्राम से संबंधित जो जानकारी है हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अन्नागार है वो फ्रेंड्स आपका मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदारो की बात करेंगे तो ये आपका वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में दोस्तों आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा अन्नागार के अलावा जो विशाल अस्नागार है वो भी दोस्तों आपका कहाँ मिला है, तो आपका मोहनजोदारो में ही मिला है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति किसने अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बलबन का जो शासनकाल था वो आपका 1266 से 1286 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक भीषण जो आपका मंगोल आक्रमण हुआ था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किस झील पर है। तो इसका राइट आंसर आपका लोकतक झील हो जाएगा जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में है। इसके अलावा लोकतक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल कहाँ है, तो ये भी आपका लोकतक झील पर है, मणिपुर में है। इसके अलावा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर की बात करेंगे तो ये आपका श्रीनगर में डल झील में है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है वित्तीय समावेशन में शामिल कौन सी योजना है। ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना दिया गया था जो कि 100% आपका राइट आंसर था। लॉन्च कब किया गया है, तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया है। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट है जो कि खोले गए हैं और योजना का जो नारा है मेरा खाता मेरा विधाता, ठीक है। इस योजना का आपका नारा था। और जो मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है वो मंत्रालय आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय है। वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं आपकी निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, वर्तमान में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिलवारा का जैन मंदिर है जो कि स्थित कहाँ पर है, तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ, तो सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है चार मीनार है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार दोस्तों आपको बता दें हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है, मूसी नदी के किनारे है। इसको बनवाया किसने था, तो आपका सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुतुब शाही राजवंश का 5वां शासक था 1591 में। इसके अलावा चार मीनार का निर्माण किया था। इसके जो वास्तुकार थे आर्किटेक्ट वो दोस्तों आपका मीर मोमिन अस्तरवादी थे। और शैली की बात करें तो इंडो इस्लामिक आपका शैली में ये चार मीनार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस चोल शासक ने राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी, तो आपका राजा राज चोल प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पिता का नाम अरलुमोझीवर्मन रखा गया था। उसके बाद उन्होंने खुद को राजा का राजा यानी कि राज राजा की उपाधि दी थी। इसके अलावा चोल वंश की स्थापना की बात करेंगे तो विजयालय के द्वारा चोल वंश का स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सही मिलान करने के लिए, तो ये जो मिलान आपका किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग है जो कि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि किस आपका राज्य ने मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 11 हो जाएगा। तो आप पूछिएगा सर कि ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक है, 51 के ए में है। तो आप पूछिएगा सर ये क्या पहले से मूल संविधान में था, जब 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था तो उस समय आपका नहीं था, तो उस समय नहीं था तो जोड़ा कब गया है, तो ये जोड़ा गया था दोस्त आपका 1976 में। 1976 में आपका क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उस समय आपका क्या जोड़ा गया था, 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आप बोलिएगा सर तो 11 कैसे हो गए, तो एक जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था 6वां संशोधन। ठीक है, फिर आप बोलिएगा सर मौलिक कर्तव्य से ये भी तो प्रश्न बनते हैं कि किसके समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो हाँ फ्रेंड्स ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद बोलिएगा सर मौलिक कर्तव्य मौलिक संविधान दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। मौलिक जो कर्तव्य है आपका अनुच्छेद कितना में है, तो 51 ए में है। इसके बाद मौलिक जो अधिकार है वो अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य आपका भाग पूछेगा तो भाग 4 ए में है, और मौलिक अधिकार का भाग पूछेगा तो ये भाग आपका 3 में है। ठीक है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर अब रूस हो गया है। ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं कितने, तो वर्तमान में 6 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। बस इतना ही याद आपको रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है सर। ठीक है, गोदावरी को सर और क्या कहा जाता है, तो इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो दोस्तों नासिक जिले से होती है और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है आपका कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी की भी सहायक नदी है, जैसे कि वर्धा हो गया, इंद्रावती हो गया, मानेर हो गया। ठीक है, इसके अलावा भारत में ऐतिहासिक 2 नदियों को मुख्य रूप से जाना जाता है। पहली हिमालय से आश्रम वाली नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसकी सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी है सर। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है क्योंकि कोशिका को खराब करने वाले पाचक एंजाइम को स्ट्रॉ करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि तुगलक वंश का जो स्थापना है कौन से शताब्दी में हुआ था। आपसे ईयर नहीं पूछा गया था, पूछा गया था शताब्दी, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 14वीं शताब्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ईयर कब हुआ था, तो इसका जो स्थापना है 1320 में हुआ था। ठीक है, 1320 से 1300 कब तक चला था सर, ये आपसे पूछेगा। तो 1320 से दोस्तों आपका 1414 तक चला था। ठीक है, तो 1320 से 1314 तक आपका किसका स्थापना था, तो तुगलक वंश का था। फिर आप बोलिएगा सर तुगलक वंश का स्थापना किया किसने था, तो बिल्कुल ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश का स्थापना किया था और 5 साल, ठीक है, 5 साल इसका राजपाट संभाला था 1325 ईस्वी तक। इसके बाद 1325 में आपका आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक से भी प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली शासक आता है, बुद्धिमान शासक, वो आपका फिरोज शाह तुगलक आता है, जो कि 1351 से 1388 तक आपका दिल्ली के सत्ता में था। ठीक है, तुगलक वंश से ही संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत के आपका के शासक हुआ, 1 शासक, 2 शासक, कितना वंश हुआ, तो 1 वंश, 2 वंश, 3 वंश, 4 वंश और 5 वंश। ठीक है, मुख्यतः 5 वंश हुआ, जिसमें पहला वंश था आपका ममलुक वंश, जिसे कि आप लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था 1206 में। ये वंश आपका चला कब से कब तक था, तो 1206 से 1290 तक चला था। इसके अलावा खिलजी वंश कब से कब तक चला था, तो खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक चला था। तुगलक वंश
कब से कब तक चला था? 1320 से 1414 तक चला था। सैयद वंश तो 1414 से 1451 तक चला था। अफगान लोधी वंश की बात करेंगे तो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसके बाद इसके स्थापना की बात करेंगे तो ममलूक वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। ठीक है, इसके बाद आपका खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिलजी वंश का स्थापना आपका जलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद बोलिएगा सर तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? हमने अभी बताया गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इसके बाद सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिरीज खान ने किया था। इसके बाद अफगान लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किया था। इसी का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी, जैसे कि बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में हराकर क्या किया था? मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, तो अगला बार आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगला है कि तारीख फिरोज शाही की रचना किसने किया था? ये फ्रेंड्स कल एसएससी फेज 11 के एग्जाम में पूछा गया था। हमने आपको बताया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये तारीख फिरोज शाही की रचना किया गया है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी क्या था? तो एक मुस्लिम राजनीतिज्ञ विचारक था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहा था। ठीक है, उसके दरबार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ताउती चक्रवात है सर वो कब आया था? आपसे महीना और ईयर दोनों पूछा गया था। तो महीना आपका मई था और ईयर आपका 2021 था। तो डेट भी आप याद रख लीजिए, 18 मई को आया था। 18 मई 2021 को भारत में ताउती चक्रवात आपका आया था। ताउती चक्रवात के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई थी। इसके अलावा ये जो चक्रवात है कहाँ कहाँ असर किया था? तो केरल में तबाही मचाया था, कर्नाटक में मचाया था, गोवा में मचाया था। महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरने वाले इस चक्रवात ने वहाँ भारी तबाही मचाई थी। इसके अलावा टाउटे एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसका नाम किसने रखा था? तो म्यांमार ने रखा था। नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है कि इसका जो नामकरण है किस देश ने किया था? तो आपका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा बर्मीज भाषा में इसका जो अर्थ होता है गेको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, टाउते का मतलब। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश में बदल दिया था। तो दिल्ली से आपका दौलताबाद ये राजधानी अपना कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद में, वर्तमान में कहाँ स्थित है ये? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसका शासनकाल आपको ऊपर भी बताए थे, अभी बता दे रहे हैं, 1325 से 1351 था। 1351 में आपका फिरोज शाह तुगलक शासन बनता है। ठीक है सर, इसके अलावा ये तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री, मोरक्को के न्यायविद, उनके दरबार में एक अतिथि थे। उन्होंने अपने पुस्तक में साम्राज्य के बारे में लिखा था। तो आपसे पूछा जा सकता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर होगा सर। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि संविधान में जो कानून की अवधारणा है वो किस देश से लिया गया है? तो कानून की अवधारणा या विधि का जो शासन है वो फ्रेंड्स आपका इंग्लैंड से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन में ब्रिटेन दिया होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका से सर क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ये भी बता दीजिए, हो सके तो पूछ दिया जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जैसा कि मौलिक अधिकार हमने आपको बताया, तो मौलिक अधिकार लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन याद रखिएगा प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो आपका अमेरिका से, और उपाध्यक्ष का जो पद होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आप बोलिएगा सर यूएसएसआर के संविधान से या रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य लिया गया है, जो कि हमने आपको बताया। एक पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है वो आपका रूस के संविधान से ही लिया गया था। अब पंचवर्षीय योजना आपका हट गया है, 1 से 12 तक चला था। 2017 में अंतिम पंचवर्षीय योजना चला था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चला है। इसके बाद बोलिएगा सर ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, कानून का शासन जो कि अभी पूछा ही गया था। इसके अलावा एकल नागरिकता, रीट जारी करने का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, द्विसदनीयवाद आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के देश के भीतर राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान है, जो कि राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसके अलावा अगला है आपका जापान की बात करेंगे तो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक भारत का कौन सा राज्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में तमिलनाडु दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ये तो भूमध्य रेखा की बात हो गई। लेकिन बात करें हम लोग कर्क रेखा का, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरता है सर, तो 8 राज्यों से गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, झारखंड में लोहरदगा और पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट में आपका पक्का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर कि भाजा में जो रॉक कट की गुफाएं हैं उसकी संख्या कितनी है सर, ठीक है। तो भाजा गुफाओं के दक्कन में सबसे पुराने बौद्ध रॉक कट मठों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये 2वीं शताब्दी में ईस्वी का है और गुफाओं के इस समूह में 22 गुफाएं शामिल हैं सर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 22 गुफा आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। अगला सर पूछिएगा कि अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार मान लीजिएगा। हम प्रदक्षिणा कहते किसको वो बताते हैं, इष्ट देव की मूर्ति या कहीं कहीं देवयातन के चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार की घूमना जिससे कि देव या मंदिर अपने दक्षिण भाग में रहे, यही आपका प्रदक्षिणा कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना, ठीक है, अस्थाई नहीं अस्थाई सेना किसने आपका सबसे पहले रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव है जो कि आपका दिल्ली सल्तनत में रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था सर, तो आपका ये बता चुके हैं, खिलजी वंश का शासक था। ये कब से कब तक शासन किया था, तो 1296 से आपका 1316 तक से ये शासन किया था, ठीक है। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था, जलाउद्दीन खिलजी 1290 में, हमने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित अस्थाई सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा घोड़े दागने की जो प्रणाली है वो भी आपका किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, ठीक है। इसके अलावा उसने श्री गांव के पास एक प्रसिद्ध हौज खास का भी निर्माण कराया था, ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखना है। इसके अलावा उन्होंने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए खून और फौलाद यानी कि बलवन नीति को अपनाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है। तो दूसरा सिकंदर भी आपको अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वो प्रथम शासक था जिन्होंने प्रथम बार अस्थाई सेना गठित की थी और उसने अपने सेनापति गाजी मलिक के द्वारा उत्तर पश्चिम को सीमा को मजबूती प्रदान किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा है जो कि राजस्व दर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ब्याज का भुगतान, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया होगा तो नहीं दिया गया होगा तो बताइएगा क्या दिया गया था। राजस्व व्यय की बात करेंगे तो सरकारी व्यय का वो भाग होता है जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। इसके उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं वेतन होता है, राजस्व दर, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान, ये सब क्या है, राजस्व के व्यय के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो 2021 में जो सीमांत सुविधा दर है उसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 4.25% है। लेकिन वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान 2023 में तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर कितना है, तो 6.15% है, ठीक है। अस्थायी MSF इसको कहा जाता है। और रेपो रेट की बात करेंगे तो 5.90% है, ठीक है। ये आपका रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। तो 5.90 2023 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीक्षांत समारोह के किस विश्वविद्यालय या किस IIT में भाग लिया था, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का लैंग्वेज क्लियर नहीं है लेकिन इसका जो राइट आंसर है आपका IIT रुड़की, ठीक है। IIT रुड़की दोस्तों इसका राइट आंसर स्टूडेंट बता रहे थे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि गोविंद देव जी का मंदिर है जो कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में आपका जयपुर दिया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद जी मंदिर। एक आपका वाराणसी में भी है, देखिएगा ऑप्शन में वाराणसी था या आपका जयपुर था, ठीक है। मेरे ख्याल से 90% आपका जो ऑप्शन था आपका जयपुर ही था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द में आपका सुमन आ जाता है, कुसुम आ जाता है, मंजरी आ जाता है, प्रसून आ जाता है, ठीक है। ये सभी आपका क्या होता है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है। पुष्प ने आपका फूल होता है फ्रेंड्स।
इसके अलावा एक आपका घृणा का विलोम शब्द भी आया था। तो घृणा के विलोम शब्द में आपका कौन कौन सा आता है? घृणा मतलब होता है घृणा करना, इसका जो विलोम शब्द होता है आपका प्रेम हो जाता है। ठीक है, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भगवान के निवास को दर्शाने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका किस वास्तुकला का हिस्सा है? ठीक है, या पूछा गया था आपका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि हर्मिका आपका किस से संबंधित है या हर्मिका क्या है, ये लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो देखिए भगवान के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। इसके अलावा हर्मिका एक चौकोर रेलिंग या बाड़ से प्रेरित है जो कि गंदगी के टीले से घिरी हुई है, जो इसे एक पवित्र दफन स्थल के रूप में चिन्हित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या दिया गया था आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। इसे आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए हर्मिका लिखा हुआ है, तो ये जो स्थान आपको रेड कलर वाला जो लग रहा है ईंट से, वो इसी को दोस्तों आपका हर्मिका कहा गया है। ठीक है, ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य के किस शासक को बंदी बनाया था या किसे हराया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को आपका क्या कहा था? बंदी बनाया था। बंदी बनाया था तात्पर्य है कि हुमायूं को आपका ये क्या था? हराया था और 15 साल के लिए आपका सूर्य साम्राज्य का स्थापना ये दिल्ली पर कर दिया था। ठीक है, तो सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? आपका शेरशाह सूरी था। 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तो दोस्तों आपका कन्नौज का युद्ध होता है, जिसे कि आपका बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कहिए, बिलग्राम का युद्ध कहिए, दोनों एक ही युद्ध है। 1540 में आपका शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच आपका युद्ध होता है। हुमायूं हार जाता है और ये दिल्ली छोड़कर आपका दूसरा जगह भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका शेरशाह है जो कि आपका सूर्य साम्राज्य का स्थापना कर देता है। ठीक है, तो सूर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। ये सूर्य साम्राज्य है जिसका स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था 1540 से। ठीक है, 1540 से 1555 तक आपका ये दिल्ली पर शासन करता है। कहाँ पर शासन करता है? दिल्ली पर शासन करता है। फिर 1555 में क्या होता है? आपका जो सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं के बीच। हुमायूं और उस समय तो शेरशाह मर गया होता है। ठीक है, तो उसका जो पुत्र होता है और उसका जो वारिस होता है उसके बीच हुमायूं के बीच शेरशाह का सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में। फिर से आपका हुमायूं क्या करता है? दिल्ली की गद्दी पर है जो कि बैठ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा इससे रिलेटेड करके। इसके अलावा अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया है आपका कि पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी के समय कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, तो पद्मावती से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय वो कहाँ की क्या थी? तो रानी थी। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया था, एक गुजरात दिया गया था, दूसरा जालोर दिया गया था, तीसरा आपका रणथंभौर दिया गया था और चौथा आपका मेवाड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका पद्मावती थी आपका चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। ठीक है, इसका नाम का मुख्य स्रोत है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत नाम का एक महाकाव्य है, उसी से दोस्तों आपका इसकी जानकारी है जो कि मिलता है। देखिएगा चित्तौड़ आपका शायद ऑप्शन में था कि नहीं था, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा तो यही ऑप्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अस्पृश्यता का जो अंत है वो आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो 17 है आपका भारतीय संविधान का, वो दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है आपका अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद 14 से जो 18 है वो दोस्तों आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, उसमें से आपका एक मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक में आता है। 18 आपसे सुबह के सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया गया है, 17 आपसे अभी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, 19 आपका पूछा, 18 आपका पूछ दिया गया, 17 पूछ दिया गया, 14, 15, 16 कल या परसों पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद जो 14 है वो दोस्तों आपका कानून के समक्ष समानता से संबंधित आपका अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लीग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 आपका नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 आपका क्या करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है।
अनुच्छेद 18 क्या करता है, तो उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुगल है मूल रूप से आपका कहाँ के थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका मुगल के जो बाबर था वो आपका पहले फरगना का शासक हुआ करता था, ठीक है। तो ऑप्शन में शायद तुर्की मुस्लिम दिया गया था, तो तुर्की मुस्लिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरगना वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपहलसार बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की थी। कब किया था मुगल राजवंश की स्थापना, तो 1526 ईस्वी में किया था आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया था कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 18 है वो दोस्तों आपका कहता है, आपका अनुच्छेद 248 है, जो कहता है कि संसद के पास कानून बनाने का विशेष शक्ति है जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार है, ये भी आपका कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहने का जो मतलब है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका शेड्यूल आपका 7 है, उसमें आपका 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा सूची है, तो एक है आपका राज्य सूची, दूसरा है आपका केंद्र सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो भी विषय आपका इन तीनों में नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली आपका अवशिष्ट शक्तियाँ में चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जिस समय आपका ये संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय आपका नेट का कोई भी नामो निशान नहीं था, ठीक है। नेट का नामो निशान नहीं था, लेकिन नेट आपका आया, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो ऑटोमेटिक आपका अवशिष्ट शक्तियाँ में चल जाती हैं और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बाकी और भी देशों से बहुत कुछ लिए गए हैं, उसको हम लोग क्या किए हैं कि सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में बता दिए हैं पूरा डिटेल पूर्वक, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। मिल गया था क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द 42 किस शहर में स्थित है ये, तो ये दोस्तों आपको बता दें ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा क्या है, तो आपका टावर है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा टावर है। ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों, आपका कोलकाता में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। बात करें तो ये एक आपका आवासीय गगनचुंबी इमारत है, क्या है, तो आवासीय गगनचुंबी ये आपका क्या है, इमारत है जो शहर के केंद्रीय व्यापारिक जिले चौरंगी में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा 65 मंजिला की इमारत का निर्माण कई साल देरी के बाद 2019 में पूरा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, तो दोस्तों आपका भारत का सबसे ऊंचा आपका क्या है, इमारत है। कितना किलोमीटर ऊंचा है, तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका 249, ठीक है, 249 किलोमीटर आपका ऊंचा इमारत है। इसके पहले आपका कौन सा था, ठीक है। तो इसके पहले दोस्तों आपका आहूजा टावर था जो कि आपका मुंबई में स्थित था। इसका हाइट की बात करें तो 248 था, द 14 आपका टावर के पहले, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आपका 247 मीटर आपका वन अवधिना पार्क, वो भी आपका मुंबई में स्थित था। इसके अलावा 239 मीटर का ही मुंबई में स्थित है क्रिसेंट वे, ठीक है। तो सभी आपका मुंबई में स्थित था। सबसे ऊंचा इमारत आपका द 14 से पहले, ठीक है। द 14 का निर्माण 2019 में 249 मीटर आपका ऊंचा टावर है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मटकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो मटकी आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मटकी हो जाएगा, सॉरी मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया था नील नदी का उद्गम आपका, तो नील नदी का उद्गम की बात करेंगे तो नील नदी का जो उद्गम होता है वो दोस्तों आपका विक्टोरिया झील से होता है, ठीक है। नील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से शुरू होता है जो कि युगांडा, केन्या, तंजानिया के देशों को छूता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था MTNL कब लॉन्च किया गया था, तो MTNL का फुल फॉर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड होता है, ठीक है। क्या होता है, तो महानगर
टेलीफोन लिमिटेड, इसका जो आपका स्थापना है या लॉन्च किया गया था तो 1 अप्रैल 1986 को आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह आपका नेटवर्क ऑपरेटर है, जिस प्रकार आपका BSNL था तो BSNL का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, भारत संचार निगम लिमिटेड है। इसका जो स्थापना है 15 सितंबर 2000 को हुआ है। MTL का 1986 में हुआ है, लेकिन अब BSNL और आपका जो MTNL है दोनों आपका मर्ज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए किसको किसको भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए आपका 2 लोगों को भेजा था। किसको किसको भेजा था तो आपका एक था उल्गू खां, दूसरा था आपका नुसरत खां। ठीक है, कौन था, एक आपका था उल्गू खां, दूसरा कौन था आपका नुसरत खां। नुसरत खां दोस्तों आपका कौन था, वही था जो अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक आपका हिंदू किन्नर, ठीक है, मालिक कफूर को 1000 रुपये की राशि में खरीद कर आपका लेकर आया था, वही नुसरत खां था। ठीक है, तो यही दोनों को आपका भेजा गया था कहाँ, सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका विरूपाक्ष मंदिर केरल में नहीं, आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में भी दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है तो ये आपका हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका ज़रूर बताइएगा क्या पूछा गया था, केरल दिया गया था या आपका हम्पी दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मध्य भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों कंफर्म पता अभी तक नहीं लग सका है, लेकिन स्टूडेंट ही बताएं कि बुंदेलखंड का जो पठार है आपका इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, हम इस आंसर की पुष्टि नहीं करते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, अगर यही था तो ठीक है बताइएगा। अगला है कि तुर्रा जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपका इस प्रकार करके दिया गया था, गारो दिया गया था, खांसी दिया गया था और आपका जयंतिया दिया गया था। ठीक है, शायद ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, क्योंकि सबसे जो अधिक वर्षा है आपका मानसीराम में होता है। मानसीराम मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का एक शहर है। ठीक है, तो जब मानसीराम आपका खासी पहाड़ी जिले का शहर है तो आपका तुर्रा भी कोई जगह का नाम होगा मानसीराम में, तो भी आपका ऑब्वियसली आपका खासी पहाड़ी से ही संबंधित होगा, जो कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त है जो कि करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है। ठीक है, तो एक्सचोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसका जो उद्गम है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है और यह आपका कहाँ गिरता है, अरब सागर में गिरता है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी है, भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। एवरेस्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह क्या बनाती है तो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका हिंदी का कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचो। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचो का आपका क्या पूछा गया था, लोककृति यानी कि मुहावरा पूछा गया था। तो देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का जो मुहावरा का अर्थ होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध हो जाना। ठीक है, तो किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध हो जाना इसका मुहावरा होता है। अगर इसके वाक्य में हम लोग प्रयोग करें तो देखिए क्या कर सकते हैं, तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, ये आप लोग ऐसा बचपन में पढ़ते होंगे कि मुहावरा का अर्थ आपको दे दिया जाता होगा और मैडम या सर बोलते होंगे कि इसका मुहावरा का लौकिक अर्थ बताना, साथ में एक वर्ड भी एक सेंटेंस भी लिख कर आना। तो इस प्रकार करके आप लोग पढ़ते होंगे, तो इस प्रकार करके आप याद रखिएगा। एक आपका आया था कमल का पर्यायवाची शब्द में आपका पंकज दिया गया था। ठीक है, पंकज किसका पर्यायवाची है तो कमल का है। इसके अलावा कमल को क्या क्या कहा जाता है तो देख लीजिए, जलज कहा जाता है, अम्बुज कहा जाता है, सरोज कहा जाता है, सतदल, नीरज, इंदिवर, शरीष, अरविंद, नलिन, इस प्रकार करके पुष्कर, लेखनी, खरका, इतना नाम आपका क्या है तो एक ही कमल का इतना सारा पर क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो एक नज़र देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हो सके तो कल के एग्जाम में, परसों के एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। अगला है आपका होली का त्यौहार है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो रंगों से संबंधित एक ऑप्शन दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आया था महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत है जो कि कब लौटे थे, तो 1915 का वो ईस्वी था
वो दिन था आपका 9 जनवरी का। तो 9 जनवरी 1915 को आपका महात्मा गांधी है जो कि वापस भारत लौटे थे, और यही 9 जनवरी को आपका भारत में प्रवासी भारतीय दिवस है मनाया जाता है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के याद में। ठीक है, तो प्रवासी भारत दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। एक पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, यानी कि डॉक यार्ड। ऑप्शन में आपका लोथल दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोथल का उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का एकमात्र बंदरगाह है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडरों की खोज आपका करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा लोथल साबरमती और उसकी सहायक भगवा नदी के बीच स्थित है, और चावल की जो खेती है लोथल के हड़प्पा स्थल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका आया था वो दोस्तों आपको पूछा गया था निर्भय का आपका संधि विच्छेद पूछा गया था कि ठीक है, निर्भय का दोस्तों आपका क्या पूछा गया था? संधि विच्छेद पूछा गया था। तो निर्भय का जो संधि विच्छेद होता है वो दोस्तों आपका होता है नी प्लस भय। ठीक है, तो नी प्लस भय, ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न नजर आ रहा है वो दोस्तों पूछा गया था आपका कि खानवा का जो लड़ाई है वो दोस्तों किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का लड़ाई है किसके किसके बीच लड़ा गया था। हम क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं कि खानवा का लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका खानवा का जो लड़ाई है बाबर के बीच लड़ा गया था और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर और राणा सांगा आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राणा सांगा का कि राणा सांगा कहाँ का शासक था। तो ये दोस्तों आपका मेवाड़ का शासक था। ठीक है, ये खानवा का जो युद्ध है आपका हुआ कब था? तो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में हुआ था। ये आपका जो खानवा जो गांव है वो आपका पड़ता कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि बाबर से संबंधित जितने भी युद्ध हुए हैं, बाबर मात्र 5 साल ही शासन किया था। आपको मालूम होगा शासन की गद्दी पर कब बैठा था बाबर? तो 1526 में बैठा था। 1526 में कौन सा युद्ध करने के बाद बैठा था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, इब्राहिम लोदी के बीच, लोदी वंश का अंतिम शासक था, और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। इसके अलावा 1527 में भी आपको बताए थे कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध आपको बता दिए मेवाड़ और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1528 में दोस्तों आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध दोस्तों आपका 1528 में लड़ा जाता है। इसके अलावा 1529 में दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो 4 साल में जो युद्ध हुए थे महत्वपूर्ण आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट शिफ्ट में आपका 1 से 2 प्रश्न यहीं से बनेंगे। इसके अलावा 1530 में आपका क्या होता है? बाबर मर जाता है। ठीक है, बाबर मर जाता है तो बाबर का मृत्यु हो जाता है। इसका एक ट्रिक भी है, जो लोग ट्रिक जानते हैं वीडियो को कमेंट में बता दीजिए, इसका इस युद्ध को याद रखने का ट्रिक है जो कि क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और साष्टांग प्रणाम और आपका पेबोस सम्राट के चुंबन की प्रथा शुरू किया है। ठीक है, तो आपको बता दें सिजदा जो आपका शुरू करने वाला शासक था आपका बलबन था। ठीक है, बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम इसका गयासुद्दीन बलबन है। ठीक है, मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का ये एक शासक रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो सिजदा की प्रथा का परिचय देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और राजा को प्रणाम को के समान रूप में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पाइवोस शुरू किया था। तो पाइवोस भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में हो सके तो पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सिजदा में, ठीक है, सिजदा में लोगों के घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करना पड़ता था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था? मोहम्मद गौरी के भाई का नाम पूछा गया था, या आपका पूछा गया था मोहम्मद गौरी किसका भाई था? ठीक है, तो अल्दीन मोहम्मद। ठीक है, अल्दीन मोहम्मद दोस्तों इसका आपका क्या था? राइट आंसर था। ठीक है, तो अल्दीन मोहम्मद इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के विषय में। तो मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी दोस्तों आपका भारत पे आक्रमण करने वाला आपका तीसरा मुस्लिम शासक था। ठीक है, कौन था? तीसरा मुस्लिम शासक था। इसके अलावा इसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? तो इसमें 2 साल 1191 में आपका कौन युद्ध लड़ा था? और 1191 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। ठीक है,
इसके अलावा 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। दोनों जो युद्ध थे किसके किसके साथ हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, दोनों के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में आपका विजेता बना था पृथ्वीराज तृतीय, और सेकंड जो युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, उसमें विजेता बना था आपका कौन, तो मोहम्मद गौरी बना था। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राज्य सौंप कर ये खुद अपना चला गया था, जहाँ से भी आपका आया था अरब से। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 में आपका क्या करता है, मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो वही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि आपका मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, इसलिए इस वंश का नाम पड़ता है गुलाम वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जबरन गवाही पर रोक किस अनुच्छेद से संबंधित है, या स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं आप, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 20 का खंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 का खंड 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के खंड 3 में क्या है, तो किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर अनुच्छेद 20 का 3 हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 20 के 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 के 2 में है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा है जो कि दंडित नहीं किया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 के खंड 2 में है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य है जो कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में ही बताया था कि जो मौलिक जो कर्तव्य है कब जोड़ा गया है, कहाँ से लिया गया है और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ा कहाँ पर गया था, तो जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 51 के ए में, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के विषय में हम लोग और बात करें तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब ये जोड़ा गया था आपका 1976 में, तो उस समय इसकी संख्या कितना था, तो 10 था। तो 11वां आपका कब जोड़ा गया, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना मौलिक कर्तव्य होगा माँ बाप का, वो आपका अनुच्छेद 11वां है। वो आपका 2002 में जोड़ा गया था। उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको लिया किस देश के संविधान से लिया गया था सर, तो ये आपका यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर अब रूस हो गया है, उस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किसकी समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ये निकलता कहाँ से है, तो तिब्बत के मानसरोवर से ये आपका नदी है जो कि निकलता है और भारत तथा बांग्लादेश से होकर ये आपका बहता है। ठीक है, तो घाटी पूछा गया था, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुग्याल जो घास मैदान है वो आपका कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड ऑप्शन में दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड का हिमालय वाला क्षेत्र है वहीं पर बुग्याल जो घास मैदान है वो आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी पे जहाँ टिम्बर रेखा यानी कि पेड़ों की पंक्तियाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। आमतौर पर यह 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को ही बुग्याल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुग्याल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो आईपीएल का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है अब तक का वो आपका सेम करन है। तो सेम करन सर खेलता किस टीम की तरफ से है, तो ये खेलता है आपका पंजाब किंग्स की तरफ से। सर ये बिका कितना में था, तो बिका था आपका 18 करोड़ 50 लाख रुपए में। सर इससे पहले आपका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो सेम करन से पहले आपका क्रिस मॉरिस सबसे महंगा खिलाड़ी था, उसको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 16.25 करोड़ में। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल 2023 की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आईपीएल 2023 का जो विजेता है फ्रेंड्स वो कौन बना था, तो वो बना था आपका सीएसके किसकी कप्तानी पे, तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। सर रनअप कौन रहा था आईपीएल 2023 का, तो रनअप है वो कौन रहा था, तो रनअप आपका रहा था गुजरात। ठीक है, इसके अलावा बोलिएगा सर कि पर्पल कैप किससे मिला था, तो पर्पल जो कैप है वो किससे मिला था, तो वो दोस्तों आपको मिला था यशस्वी जायसवाल को आपका पर्पल कैप मिला था। इसके बाद आप बोलिएगा सर और पर्पल कैप ये आपका मिला था
ऑरेंज कैप, ठीक है। ऑरेंज कैप यशस्वी जायसवाल को मिला था सबसे ज़्यादा रन मारने के लिए। लेकिन पर्पल जो कैप है फ्रेंड्स वो किससे मिला था, तो वो मिला था आपका मोहम्मद शमी को, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया था कि उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उपाधियों का जो अंत है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 क्या है, तो अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के संबंध में अवसरों की समता की प्रत्याभूति से संबंधित है। अनुच्छेद 19 क्या है, तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद हम लोग बात करेंगे 17 क्या है, तो अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है। अनुच्छेद 14 क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यह आपका अनुच्छेद क्या कहता है, 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म जाति मूल वंश पर सभी लोग क्या है, समान हैं, ठीक है, यह आपका अनुच्छेद 15 में संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 21 से जो क्या कहता है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जीवन का अधिकार देता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवाएं जारी की है, तो किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवाएं जारी की है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। किस राज्य ने किया है, तो आपका केरल ने इंटरनेट सेवा है जो कि चालू किया है, तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। केरल में सभी के लिए इंटरनेट अब हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि केरल देश पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। दरअसल राज्य में सरकार ने अपने स्वामित्व वाले केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फ़ोन के नाम से शुरुआत की है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो आपका पूछा गया है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ठीक है। नीति आयोग का दोस्तों पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका जो पूरा नाम है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये आपका इस नीति आयोग का पूरा नाम है। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में आपका इसका पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन स्थान, ठीक है, क्या है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन स्थान। ये दोस्तों आपका इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी दोस्तों आपका 2015 को इसका स्थापना होता है। किसके स्थान पर होता है सर, तो ये आपका योजना आयोग था उसके स्थान पर ही इस योजना का, इस आयोग का जो कि आपका क्या होता है, स्थापना होता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नीति आयोग के अध्यक्ष का, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष कौन है सर, तो उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी जी इसके वर्तमान में क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके सीईओ कौन है, तो हाल ही में बनाए गए हैं सुब्रमण्यम, BR सुब्रमण्यम, इसके हाल ही में क्या बनाए गए हैं, CEO बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर अगर पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन शायद आपका पूरा नाम पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य ने जल बजट को पेश किया है, तो इसका भी राइट आंसर आपका क्या होगा, केरल ही हो जाएगा। केरल ने जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट है जो कि बनाया है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि एशिया पावर इंडेक्स में आपका 2020 में भारत का स्थान है जो कि आपका कितना था, ठीक है, तो एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें जो भारत का स्थान था आपका 4 था, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका जो पूरा नाम है एशिया पावर इंडेक्स का लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स है, ठीक है, 2021 के अनुसार ये 20 का रिपोर्ट है, 21 में आया था। भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में 100 में से 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका कि हिमालय जो पर्वत है वो आपका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन में आपका वलित पर्वत दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। हिमालय एक वलित पर्वत है जिसका जो निर्माण है लाखों वर्षों का इतिहास है। वो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान के साथ सीमाएं साझा करता है, जिससे इसके 5 पड़ोसी देश बनते हैं। वलित पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी पर 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेट
आपस में टकराती है। तो हिमालय पर्वत आपका वलित पर्वत का ही क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जगत जननी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस जननी इसका आपका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चाकू से फल को काटा गया, इस वाक्य को रेखांकित का कारक क्या है, तो चाकू से फल काटा गया, रेखांकित वाक्य में करण कारक का प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर आपका करण कारक प्रयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यों में से परसग्र द्वारा अर्थ आ जाने पर यहाँ करण कारक का प्रयोग होता है। आपको मालूम होगा 8 प्रकार का कारण होता है। प्रथम जो आपका कारक है कर्ता कारक है। कर्ता ने, आप बचपन में से याद किए होंगे, कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा संप्रदान कारक को के लिए अपादान से संबंध कारक का की के रा री रे अधिकारक में पर संबोधन है ओ अरे। ठीक है, बचपन में आप इस प्रकार करके याद रखते हैं, तो इस प्रकार करके याद रख लीजिएगा। जहां भी आपको उपयुक्त लगे क्वेश्चन बने उसके अनुसार आप उसको सही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था तीर के पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो तीर का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका बाण हो जाएगा, सर हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, धनु हो जाएगा, असानी हो जाएगा, टीप हो जाएगा, सार हो जाएगा, वांचल हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, निशान हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका तीर का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोई भी आपका एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया होगा जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इतना ही प्रश्न अभी तक आपके मिले हैं, बाकी और मिलेंगे, हम उसको PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है।